हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड पीरियड्स टेल्स अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मैरी इन द लाइब्रेरी, यानी मैरी लाइब्रेरी में जाती है और अपनी टीचर से पूछती है कि यहाँ साइड में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, काफ़ी डिफरेंट से दिख रही हैं। तो फिर उसकी टीचर बताती हैं कि ये ना हमारे वेद हैं। अब वेदास क्या होते हैं? वेदास उन्होंने बताया कि ये तो हमारे वेदास हैं, काफ़ी रिलीजियस बुक हैं ये तो वो पूछते हैं वेदास क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट आर वेदास। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड की सबसे पुरानी बुक क्या होती है? वेदास होती है। तो आपने सुना होगा वेदास के बारे में काफ़ी बार। और वेदास 4 होते हैं, हमारे 4 वेदास होते हैं। कौन कौन से? देखिए, वेद होते हैं हमारे ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं। कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है? ऋग्वेद हो जाता है, समवेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है और अथर्ववेद हो जाता है। द ओल्डेस्ट वेद और द ओल्डेस्ट वेद इज़ द ऋग्वेद। तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद कब बना? 3500 साल पहले बना। द ओल्डेस्ट वेद इज़ द ऋग्वेद, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। तो ऋग्वेदा जो था हमारा वो 3500 या 35,000 ईयर्स पहले बना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्त और वेल सेड। यानी क्या होता है कि ऋग्वेद में क्या है? काफ़ी सारे हाइम्स हैं। हाइम्स का मतलब हम श्लोक कह सकते हैं या अच्छी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें हम सुक्त कहते हैं। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। और ये क्या है? इन श्लोकों में भगवान के बारे में बोला गया है, हमारे देवता देवियों के बारे में। 3 गॉड्स इन स्पेशली इंपॉर्टेंट। और ऋग्वेद में 3 गॉड्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि कौन से हैं? अग्निदेव हो गए, द गॉड ऑफ फायर, आग वाले देवता, इंद्र अ वॉरियर गॉड, यानी जो जंग वंग होती हैं उनमें वेरियर गॉड बोलते हैं उनको, एंड सोम। और सोम के बारे में बोला गया है। सोम कौन सा? एक प्लांट है जो कि हमें एक स्पेशल ड्रिंक प्रोवाइड करता है। तो 3 जो है 3 देवों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है ऋग्वेद में। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। ये जो हाइम्स हैं वो इसमें कंपोज किए गए हैं सेजेस द्वारा कंपोज किए गए हैं, यानी ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइड एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड इन सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। और इन लोगों ने, जो ऋषिज़ हैं, उन्होंने अपने जो वो होते हैं, अपने जिन स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को बताया है कि किन्हें कैसे पढ़ते हैं। वर्ड एक शब्द बताया है, एक पूरा वाक्य बताया है, और एकदम बिट बाय बिट एकदम अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रेट केयर के साथ अपने स्टूडेंट्स को, ऋषियों ने बताया है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है और समझाया भी है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड टॉट एंड लर्न बाय अ मैन। तो ज़्यादातर क्या, जितनी भी अच्छी बातें और श्लोक लिखी हुई हैं वो ज़्यादातर आदमियों द्वारा पढ़ी गई हैं या फिर लिखी भी गई हैं। और बस कुछ ही हमें वेद ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसी ही कुछ बातें हैं जो कि ऋग्वेदा में वुमेन द्वारा लिखी गई हैं, वरना बाकी सारी चीज़ें मैन द्वारा ही लिखी गई हैं। जो ऋग्वेद है वो काफ़ी ओल्ड है और वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। अब जो वैदिक संस्कृत होती है वो संस्कृत जो आज हम स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, संस्कृत, उनसे एकदम अलग होती है। जो आज आप स्कूल्स में संस्कृत पढ़ते होंगे, और पुरानी जो संस्कृत होती थी, वैदिक संस्कृत जो होती थी, वो उससे एकदम अलग होती थी। और ऋग्वेदा वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब देखिए, राइट हियर, Sanskrit is part of a family of languages known as Indo-European. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. ठीक है, तो क्या होता है कि संस्कृत है, देखिए अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको एक फैमिली में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे देखिए, जो हमारी इंडिया की और यूरोप की जो लैंग्वेज है ना, वो एकदम सेम है। लाइक जैसे इंडिया की लैंग्वेज में असामीज़ आ जाती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी हो जाती हैं। और उसके बाद जो यूरोपियन लैंग्वेज हो जाती हैं वो हो जाती हैं एशियन और पर्सियन, और काफ़ी यूरोपियन जो लैंग्वेज होती हैं वो एकदम मतलब हिंदी से मिलती जुलती हैं। इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज हैं और सारी यूरोपियन की जितनी भी लैंग्वेज है सारी मिलती जुलती सी हैं। जैसे देखो, हम हिंदी की लैंग्वेज तो मैंने आपको बता दी है, सामीज़ हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। और ऐसे ही यूरोप की लैंग्वेज हो जाती हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश। अब देखिए, ये मिलती जुलती हैं इंडिया की और यूरोप की। कैसे मिलती जुलती हैं? जैसे कि देखो, अगर हम संस्कृत में बोलें तो संस्कृत में मात्र बोलते हैं माता को, और हिंदी में माँ बोलते हैं माता को, और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। तो मदर, माँ और मात कितना एकदम मिलता जुलता है। तो इंडिया की लैंग्वेज और यूरोप की लैंग्वेज मिलती जुलती होती हैं। तो इसलिए इनको एक ही फैमिली का माना जाता है और इन्हें नाम दिया जाता है इंडो यूरोपियन फैमिली। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? इंडो यूरोपियन। और संस्कृत भी इसी फैमिली का एक पार्ट है। ठीक है, संस्कृत भी इंडो यूरोपियन
फैमिली का एक लैंग्वेज है। तो ये तो हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हो गई, जो कि भारत में जितनी भी लैंग्वेज होती है उनमें से एक टाइप की लैंग्वेज तो इंडो यूरोपियन हो गई। अब दूसरी देखिए, अदर लैंग्वेज यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़। और देखिए अभी तो हमने एक फैमिली की बात की, अब बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं भारत में, कई सारी फैमिलीज़ हैं लैंग्वेजेस की। दूसरी फैमिली कौन सी होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले लोग बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पंजाब आ जाता है, तो वो वाले रीजन्स जो बोलते हैं वो होती है टिबेटो बर्मन फैमिली। ठीक है, दूसरी फैमिली कौन सी हो जाती है, टिबेटो बर्मन फैमिली। इसमें नॉर्थ ईस्ट वाले सारी जो रीजन्स होती हैं उनकी भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ये फैमिली होती है द्रविडियन फैमिली। द्रविडियन फैमिली में कौन कौन आते हैं, तमिल भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषा द्रविडियन फैमिली से होती हैं। और बाकी जो लैंग्वेज झारखंड में बोली जाती हैं और झारखंड के आसपास वाले इलाकों में बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से होती हैं। ठीक है, तो ये सारी फैमिलीज हमारे पूरे इंडिया में कई सारी फैमिलीज हैं। संस्कृत कौन सी फैमिली से है, इंडो यूरोपियन फैमिली से। इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं हमारी, असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होती है टिबेटो बर्मन फैमिली। टिबेटो बर्मन फैमिली में पंजाब साइड की जितनी भी भाषाएं होती हैं वो सारी आ जाती हैं। उसके बाद एक होती है द्रविडियन फैमिली। द्रविडियन फैमिली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आ जाती हैं। और फिर आती है लास्ट में ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। इसमें झारखंड वाली साइड की जितनी भी लैंग्वेज होती हैं वो आ जाती हैं। तो ये कई फैमिलीज़ हैं भारत की, इनको आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए, the books we were are written and printed, the Rigveda was recited and heard rather than read. It was here written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. तो जो हम बुक्स अभी लिखते हैं या हमारे आजकल तो बुक्स प्रिंट होने लगी हैं, तो जो ऋग्वेद है वो पहले यूं ही लिख दी जाती थी, पढ़कर, सुनकर, समझकर ऐसे ही लिख दी गई। लेकिन पहले तो वो लिखी गई, बन तो वो 3500 साल पहले ही गई है। ऋग्वेद जो है वो 3500 साल पहले ही बन चुकी है, लेकिन उसे प्रिंट कब किया गया है, उसे प्रिंट किया गया है 200 साल पहले। ठीक है, क्योंकि प्रिंट तब तो प्रिंट थे नहीं, 3500 साल पहले तो बहुत पुराना समय था, तब तो प्रिंट वगैरह, प्रिंटर वगैरह नहीं थे। तो 200 साल पहले ही ऋग्वेदा जो है वो प्रिंट की गई है, बन तो वो 3500 साल पहले ही गई थी। उसके बाद हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस यानी जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरानी चीज़ पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं, जानते हैं पास्ट के बारे में, उन लोगों को कैसे पता चला ऋग्वेद के बारे में, उन्होंने कैसे स्टडी की ऋग्वेद को। तो हिस्टोरियंस जैसे आर्कोलॉजिस्ट हो गए, उन्होंने क्या किया, पास्ट के बारे में पढ़ा और सारी चीज़ें उन्होंने जानी, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ें थी उन्होंने वो भी पढ़ी साथ ही साथ। तो इस तरीके से उन्हें पता चला ऋग्वेद क्या होता है। ऋग्वेद क्या था, ऋग्वेद में जो कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी ना, वो डायलॉग के तौर पर भी लिखी हुई थी। डायलॉग यानी बातों के, संवाद के रूप में। और जैसे एक उनमें जो अच्छी बात थी वो एक डायलॉग की तरह लिखी गई थी। डायलॉग का मतलब एक तरीके से बात के फॉर्म में लिखी गई थी। वो बात किसके बीच में हो रही थी, जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र के बीच में हो रही थी। और दो नदियाँ हैं, बियास और सतलुज, इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में बातें हो रही थी। विश्वामित्र किससे बात कर रहे थे, दो नदियों से बात कर रहे थे, बियास और सतलुज से बात कर रहे थे। ठीक है, और जो कि बियास और सतलुज कौन मानी जाती हैं, देवियाँ मानी जाती हैं, गॉडेसेस मानी जाती हैं। तो विश्वामित्र किस तरीके से बात करते हैं इनसे, वो ऋग्वेदा में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, यानी इस तरीके से पहले लिखी जाती थी चीज़ें। और ये ना कहाँ पर लिखी गई है, और अ पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, यानी जो ऋग्वेद हमने पढ़ा, ऋग्वेद जो होता है ऋग्वेद वेदों में से पहला नंबर वाला सबसे पुराना जो ऋग्वेद होता है, उसका एक पेज यहाँ पर दिखाया गया है, जिसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये जो ऋग्वेद है ना, वो सबसे पुराना वेद है। और ये किस पे लिखा गया है, ये लिखा गया है वृक्ष का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो, जैसे ये पेड़ होता है उसके यहाँ पर जो लकड़ी सी लगी होती है, उसको थोड़ा सा काट कर उस पर लिखा हुआ है ये पूरा वेद। ठीक है, पूरी जो जितनी भी चीज़ लिखी गई है, और ये किस में है, संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है। और ये कहाँ पर पाई गई थी, कश्मीर में पाई गई थी। अबाउट 150 ईयर्स अगो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इस पूरे पेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, जो कि अभी पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में भी पाया जाता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में जो बातें हुई थी वो यहाँ पर दी गई हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा खास तो है नहीं। देखिए, विश्वामित्र बोलते हैं नदियों, माउंटेन्स की तरह
नीचे आओ, जैसे कि लिए जो काउज़ होती हैं वो अपने बच्चों को लिख कर करके आराम से नीचे आती हैं, उसी तरीके से नीचे आओ तुम। एकदम मतलब उनकी बड़ाई की जा रही है नदियों की, जैसे वो नीचे आएँ। तो विश्वामित्र बोलते हैं, पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम पूरे पानी की हो और एक दूसरे में मिली हुई हो। द रिवर्स, तो रिवर्स बोलती हैं, हम जो कि पूरे पानी से हैं, मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम उस रास्ते से आएंगे जो कि भगवान ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फॉलोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, यानी एक बार हम बहना शुरू कर देंगी तो हम स्टॉप नहीं हो पाएंगी। वाई डू यू प्रे टू अस और सेज, तो फिर नदियाँ बोलती हैं कि तुम हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो ऋषि। तो फिर विश्वामित्र बोलते हैं, बहनों प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, उसको ऐसे मना नहीं करते। लेट योर वाटर्स नॉट राइज ओवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, तुम नीचे आ जाओ जिससे हम आराम से सेफली क्रॉस कर पाएँ। तो फिर नदियाँ उनकी बात सुन लेती हैं और आराम से आ जाती हैं। मतलब इस तरीके की यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। तो ये हमारा हो गया विश्वामित्र एंड द रिवर्स। उसके बाद है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियट्स। तो अब हम पढ़ते हैं कैटल्स के बारे में, ऐसे जानवरों के बारे में जो दूध देते थे, घोड़ों के बारे में और चैरियट्स के बारे में। तो काफ़ी सारी प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है ऋग्वेदा में लिखी हुई हैं, किसके बारे में, और जानवरों के बारे में, बच्चों के बारे में, लड़कों के बारे में और घोड़ों के बारे में। तो जो घोड़े होते थे ना, जो कि चैरियट्स का मतलब होता है रथ वगैरह में आगे बांधे जाते थे और लड़ाई के काम आते थे, उनके बारे में भी काफ़ी सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। तो पहले की जो लड़ाइयाँ होती थीं जो कि घोड़ों पर की जाती थी, तो घोड़ों पर कौन कौन सी लड़ाइयाँ की जाती थी, किस किस चीज़ के लिए पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। एक तो लैंड, ज़मीन के लिए हुआ करती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद किसके लिए हुआ करती थी, बैटल्स के लिए हुआ करती थी, यानी नहीं बैटल्स के लिए नहीं, कैटल्स के लिए। कैप्चर कैटल, कैटल का मतलब होता है कि कोई ऐसा जानवर जो कि दूध देता हो। पहले पैसे तो हुआ नहीं करते थे, मतलब जो आज हम पेपर के पैसे होते हैं आज, पहले ऐसे पैसे नहीं हुआ करते थे। जो गौ माता होती हैं, गाय माता, उन्हीं को धन माना जाता था। तो उनको पाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, लैंड को पाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। और जैसे कि फसलें हो गई, बारले जैसी फसलें जो कि काफ़ी मुश्किल से ग्रो होती हैं और जल्दी ग्रो हो जाती हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ होती थीं। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, पानी के लिए होती थी, कभी कभी लोगों को हड़पने के लिए एक तरीके से हुआ करती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय कैप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। तो जो भी, जैसे कोई राजा जीत गया उस जंग में, तो कुछ चीज़ें जो भी उसने जीती वो तो अपने आप रख लेता था, कुछ चीज़ें दे देता था ऋषि मुनियों को, और कुछ चीज़ें जो उसकी पूरा शहर है या जिस पे भी वो राज्य करता है उस राज्य को दिया करता था, उस राज्य के लोगों को। और कुछ वो अपने यज्ञ वगैरह करवाने में अपने भगवान जो होते हैं उनको ऑफ़र कर दिया करता था, दे दिया करता था आग में। और क्या क्या मतलब गॉड, देवी देवताओं के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे जिताया एक तरीके से जंग में, तो उनको दे दिया करता था। जैसे घी हो गया, ग्रेन हो गए, और कभी कभी जानवरों की भी बलि चढ़ा दी जाती थी भगवान को देने के लिए कि भगवान ने हमें जंग में जिता दिया, इस तरीके से। तो जंग में क्या मतलब, जैसे देखिए, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार, लड़ाइयों में ज़्यादातर आदमी ही लेते थे हिस्सा, आदमी तो लड़ सकते हैं। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस। तो लोग पहले डिस्कस करते थे कि आपको लड़ाई चाहिए या फिर आपको पीस, शांति चाहिए, और इस तरीके से लीडर्स चुने जाते थे कि कौन लीडर बनेगा, ठीक है, जो कि बहादुर लोग चुने जाते थे। ये तो जाहिर ही है, कोई ऐसा थोड़ी ना चुन लिया जाएगा जो कि बहादुर ना हो। अब देखिए, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब लोगों को किस तरीके से पहचाना जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था। तो काफ़ी सारे तरीके हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के, कैसा वो काम करते हैं, कौन सी वो लैंग्वेज बोलते हैं, और किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, और किस आसपास के मोहल्ले में वो रहते हैं, और कौन सा उनकी कल्चरल प्रैक्टिस है, यानी किस भगवान को वो पूछते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस। यस, लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि लोगों को हम कैसे पहचाना करते थे, लोगों को क्या नाम दिया करते थे, वो हम जानते हैं। तो यूजुअली दो ही ग्रुप होते थे, एक तो उनके काम के तौर पर उनके ग्रुप पहचान लिए जाते थे, जैसे कि लिए जो ऋषि मुनियाँ हैं उनको तो ब्राह्मण्स कहा जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा यज्ञ वगैरह में काम आते थे। और एक तो ब्राह्मण्स हो गए, और दूसरा हो जाते थे राजाज। राजाज वो नहीं हो गए कि जिनके पास बड़े बड़े राज्य हैं, वो राजाज नहीं होते थे। जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनके आधार पर उन्हें राजाज वाली
एक तरीके से माना जाता था कि ये राजाज वाले ग्रुप के हैं। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। हाँ, जो आपने पहले के पढ़े हैं कि जिनके राज्य होते थे, वो वाले राजाज नहीं है ये, वो वाले राजाज हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, उनको हम राजाज कैटेगरी में डाल दिया करते थे। हाँ, वही लिखा हुआ है नीचे जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सस्टीट फादर्स एंड राजाज। ऐसा नहीं होता कि जो राजा का बेटा राजा ही बन जाएगा, क्या पता राजा का बेटा खराब हो तो फिर वो कोई और कैटेगरी में चला जाता था। तो राजाज वही हुआ करते थे जो अच्छे कर्म करते थे। तो आगे की हम क्लास में आगे की जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें हम राजाज के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। तो 2 शब्द किसी कम्युनिटी को, किसी लोगों को पहचानने के लिए यूज़ किए जाते थे। One was the word जन which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word वैश्य comes from wish. You will learn more about this in chapter 5. तो देखिए, लोगों को पहचानने के लिए हम 2 शब्द यूज़ करते हैं। पहला तो होता है जन। जन तो हम आज भी हिंदी में यूज़ करते हैं। जन किसको बोलते हैं? लोगों को कहते हैं। जैसे भारत के जन भारत जन हो जाते हैं, है ना। तो ये तो हिंदी में और बाकी भाषाओं में अभी तक जन बोला जाता है। तो पहले भी जन था, और दूसरा जो था वो था विश। विश वैश्य से आया है। द वर्ड नहीं, विश से वैश्य आया है, विश से वैश्य आया है शब्द। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, और उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। Several wish or jan are mentioned by name, so we will reference to the Puru jan or wish, the Bharat jan or wish, the Yadu jan or wish and so on. तो हम कैसे कहते हैं? भारत जन हो गए। जन का मतलब होता है जो लोग हैं, और विश का मतलब भी लोग ही होता है। तो विश कह दो या जन कह दो, भारत विश, भारत जन, पुरु जन, पुरु विश, यादु जन, यादु विश। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फेमिलियर? क्या आपको इनमें से कोई भी नाम सुना सुना लग रहा है? तो जन हमें सुना सुना लग रहा है, हम अभी भी जन का यूज़ करते हैं। नाउ समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज आर कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दासेस और दास्यूज। तो देखिए क्या होता था कि जो लोग हाइम्स लिखा करते थे, जो ऋग्वेद हैं और जितनी भी वेद में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, तो जो लोग श्लोक लिखा करते थे वो खुद को क्या कहते थे? आर्याज कहते थे। और उनका जो शत्रु होता था, यानी जो उनका दुश्मन होता था, उनको वो कहते थे दास या दासेस। दास एक तरीके से, अभी तो हम दास किसको बोलते हैं? जो नौकर होता है। तो ये नौकर वाला दास नहीं है, एक तरीके से उन्हें नीचा मानते थे कि वो हमारे दुश्मन है, तो वो हमसे अच्छे नहीं है ना। तो अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को वो दास बोला करते थे या दासियस बोला करते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ज़्यादातर उनकी जो दुश्मन हुआ करते थे वो कैसे थे? जो कि अच्छे नहीं हुआ करते थे, और ज़्यादातर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे। लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनिन दासी कम टू मीन स्लेव। तो पहले तो ये शत्रु को दास बोला जाता था, फिर बाद में दास और दासी किसको बोला गया? नौकर वगैरह को बोला गया। तो ज़्यादातर नौकर या तो वुमेन होती थी या मैन होती थी। तो दास वुमेन को बोलते थे, दास मैन को बोलते थे और दासी वुमेन को बोलते थे, राइट। हु वर ऑफ्टन कैप्चर्ड इन वार, और इनको लड़ाइयों में जीता जाता था और इनसे जो चाहे मर्जी काम करवाए जाते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक दैम टू डू वट एवर वर्क दे वांटेड। तो वो कोई भी काम करवाते थे जो भी वो चाहें। तो कोई भी, जैसे किसी ने कोई दास या दासी रख ली, फिर उससे जो भी वो काम चाहे वो करवा सकता है। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. तो क्या हुआ? जैसे ऋग्वेद नॉर्थ वेस्ट में, हमारे जो भारत है उसके नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेद जब आया, सबसे पहले ऋग्वेद कहाँ आया था? नॉर्थ वेस्ट में आया था। तो जैसे ऋग्वेद आया तो उसके बाद और भी काफ़ी सारे चेंजेस आए, और वो चेंजेस क्या थे? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब देखिए क्या चेंजेस आए। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो देखिए यहाँ पर इस पेज पे आपको एक फ़ोटो दे रखी है जो कि इस टाइप की है। इसमें पत्थर है आसपास और अंदर एक होल सा है। तो ये क्या है? मेगालिथ है। मेगालिथ क्या होते हैं? मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थर, एक तरीके से बड़े बड़े स्टोन्स रखे जाते हैं। दे वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। और ये आराम से लोगों के द्वारा रखे जाते हैं और ये बरियल साइट कहलाते हैं। बरियल साइट वो साइट होती हैं जहाँ पर जब लोग मर जाते हैं तो उनको दफनाया जाता है, तो वो बरियल साइट्स कहलाती हैं। तो ये जो हमने पीछे नेक्स्ट पेज पर ही फ़ोटो देखी थी वो एक वैसे ही बरियल साइट थी।
द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगिन अबाउट 3000 ईयर अगो। अब ये सब बनाना, बरियल साइट्स बनाना कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले शुरू हुआ। एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और कहाँ कहाँ ये बने? काफ़ी जगह बने, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में ये पाए गए। तो देखिए जो मेगालिथ हैं वो 3000 पहले बनाने शुरू हुए। कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स जो हैं वो आप को मैप में देखने को मिल जाती हैं। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड। तो कुछ मेगालिथ आपको कहाँ मिल जाती हैं? ज़मीन पर मिल जाती हैं। कुछ मेगालिथ यानी कुछ बरियल साइट जहाँ पर लोगों को मरने के बाद दफनाए जाते हैं, कुछ बरियल साइट कहाँ मिलती हैं? आपको अंडरग्राउंड में मिलती हैं, यानी ज़मीन के अंदर मिलती हैं। समटाइम आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। आर्कोलॉजिस्ट ने कई जगह पाया है ऐसे पत्थर पत्थर वाले चीज़ें, मतलब बरियल साइट। और कभी कभी क्या था कि मतलब पत्थर खड़े से भी होते थे एकदम। These are only indications that there are burials beneath। तो ये इससे पता चला कि बरियल्स पहले बनाई जाती थी। तो देखिए ये जो आप बरियल देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई, इसको हम किस्ट भी कहते हैं। किस्ट क्या होता है? किस्ट काफ़ी सारे किस्ट होते हैं, किसी किसी के अंदर होल होते हैं, किसी किसी के अंदर नहीं होता। ये होल किस लिए होता है? जिससे इस होल के अंदर घुसकर हम जा सकते हैं दोबारा से बरियल साइट के अंदर, मतलब घुस सकते हैं इस होल से। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ। मेगालिथ बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती थी लोगों को। सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पत्थर लाएंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची पत्थरों की ये सब बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखकर एक अच्छा सा पत्थर, मतलब अच्छी तरीके से पत्थरों का एक मजबूत सा शेपिंग करेंगे, और उसके बाद जो भी डेड बॉडी होगी उसको उसके अंदर रख देंगे। ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। हर बरियल के अंदर एक कॉमन फीचर होता है। जनरली द डेड वाज बरीड विद डिस्कमेंट पोर्ट, यानी इस बरियल के अंदर जब लोगों को रखा जाता है मरने के बाद, तो उनके साथ घड़े रख दिए जाते हैं। जैसे ब्लैक कलर के, रेड कलर के घड़े रख दिए जाते हैं। कुछ हथियार रख दिए जाते हैं आयरन के, कभी कभी घोड़े रख दिए जाते हैं, और कभी कभी स्टोन और गोल्ड के, जो गोल्ड और स्टोन होते हैं वो रख दिए जाते हैं, पत्थर और सोना। और घोड़े किसके रखे जाते हैं? जैसे जो भी मरा है उसके पास घोड़े होंगे, अगर वो लड़ाई में मरा है तो घोड़े रख दिए जाते हैं। तो देखिए यही चीज़ है। वाज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज़। पूछा गया कि हमने हड़प्पा वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है ना आपको? पुरानी सिटीज़ का हड़प्पन सिटीज़। तो हड़प्पन सिटीज़ में आयरन यूज़ की जाती थी, ये पूछा गया है। तो आयरन शायद हमने जिस हिसाब से पढ़ा था, तो आयरन तो यूज़ नहीं की जाती थी, कॉपर यूज़ किया जाता था ज़्यादा उधर, ठीक है। तो आयरन नहीं यूज़ की जाती थी, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा उस हिसाब से। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ हथियार हैं जो कि लोगों के साथ दफना दिए जाते थे साथ ही साथ में। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो देखिए आर्कोलॉजिस्ट ने पता किया है कि कभी कभी क्या होता था, जैसे किसी का कोई भी डेड बॉडी है, डेड पर्सन को अंदर दफनाया गया है, तो कभी कभी काफ़ी ऑब्जेक्ट रखे जाते थे और कभी कभी नहीं रखे जाते थे। वही सिस्टम है डिफरेंसेस का। कोई अमीर होता था तो कोई गरीब होता था। तो एक ब्राह्मगिरी है इधर ना, ब्राह्मगिरी भी एक बरियल साइट है। इधर एक बॉडी दफनाई गई और उसमें कई सारे सोने की मोतियां रखी गईं, 2 पत्थर की मोतियां रखी गईं, 4 कॉपर की बैंगल्स रखी गईं और एक शेल रखा गया। तो ये सारी चीज़ें उस डेड बॉडी के साथ रखी गई थी। और जबकि बाकी जो स्केलेटन होते हैं उनके साथ सिर्फ कुछ घड़े रख दिए जाते हैं, कुछ भी सोना बोना नहीं रखा जाता। तो इससे हमें पता चलता है जो अमीर होगा उसके पास सोना वगैरह होगा तो उसके साथ सोना, स्टोन, कॉपर बैंगल, कॉइन शेल ये सब रखा जाता है। लेकिन जो लोग नहीं होते होंगे, चूँकि आम होते होंगे, उनके साथ ये सब नहीं रखा जाता था। These finds suggest that some was difference in status among the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, some followers. राइट तो वही वाला हो जाता है, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ चीफ होते हैं तो कुछ उनके फॉलोवर होते हैं। तो उस हिसाब से रखा जाता था। Where some burials spot meant for certain families, समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कभी कभी क्या होता था, ये मेगालिथ जो होते थे यानी जो बरियल साइट्स होती थी, जो ऐसे जगह होती थी जो कि पत्थर से बनी जाती थी जहाँ पर लोग को मरने के बाद रख दिया जाता था, तो कभी कभी उन जगहों पर एक से ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिली हैं, स्केलेटन्स मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या होता था, फैमिली के हिसाब से रख दिया जाता था। जैसे ये बरियल साइट है, यहाँ पर अभी तो एक डेड बॉडी रखी, कोई मरा तो उसकी एक डेड बॉडी रखी, उसके बाद अगर
उसी की फैमिली से 2 लोग मर जाते थे तो दोनों को एक ही बरियल साइट में रख दिया जाता था। या फिर देखिए दोनों एक साथ नहीं मरे, कुछ समय बाद कोई मर गया तो उसी के साथ में जो भी उसकी फैमिली मेम्बर था जो पहले मरा था उसी के साथ में दूसरा वाला डेड बॉडी रख दी जाती थी। तो इस तरीके से होता था। और कैसे घुसते थे मैंने आपको बताया, इस बरियल साइट में मैंने आपको होल दिखाया था, तो इस होल से अंदर घुस सकते थे और दूसरी डेड बॉडी को रख सकते थे। तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि फैमिली के साथ साथ मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते थे अगर उनको एक साथ ही सेम टाइम में अगर वो उनकी डेथ हुई है तो उन दोनों को रख दिया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्थ होल्स। तो जो हमने होल्स पढ़े उनको हम पोर्थ होल्स कहते हैं, पोर्थ होल्स के थ्रू घुस जाया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अ स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव। अब इनाम गाँव की बात पढ़ते हैं। इनाम गाँव में एक स्पेशल बरियल साइट है, एक ऐसी जगह है, स्पेशल है वो। तो देखिए इनाम गाँव आपको मैप में दिख जाएगा। ये एक साइट है जो कि आपको रिवर घोड़ के पास में मिल जाएगी। ठीक है, इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। 3600 और 2700 ईयर्स के बीच में ये बनी थी। और यहाँ पर ज़्यादातर अडल्ट लोग यानी 18+ एज के लोगों को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है ज़मीन में, और उन्हें स्ट्रेट दफनाया जाता है। उनका जो मुंह होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और कभी कभी उनके जो पैर होते हैं वो साउथ डायरेक्शन में होते हैं। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस। कभी कभी जो इनमें बरियल साइट होती हैं वो कभी कभी घर के अंदर भी बनती हैं नाम गाँव में, और उनके साथ साथ घड़े रख दिए जाते हैं जिनमें फूड होता है, पानी होता है, और जो भी डेड बॉडी होती है उसके साथ रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक आदमी मिला है, मतलब जो कि एक बहुत 5 फीट का घर था, एक तरीके से 5 फीट का हमने घर बना लिया। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी जो है वो क्या कहते हैं हम उसको बरियल साइट मिली है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाउस के अंदर एक बड़ी बरियल साइट मिली है। और आदमी को इधर लेटाया गया है एक लार्ज 4 लेग क्ले जार में, मतलब एक तरीके से जार है ये, और 5 रूम्ड हाउस है, 5 कमरे का हाउस है, इसमें दफनाया गया है इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। और इसके एकदम बीच में द हाउस ऑल्सो हैड ग्रेनरी। द बॉडी वॉज प्लेस इन क्रॉस लेग पोजिशन। और जिस भी बॉडी को इसके अंदर रखा गया उसके पैर ना क्रॉस हैं, क्रॉस मतलब इस तरीके से रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए ये पैर हो गए तो इस तरीके से पैर रखे गए हैं क्रॉस पोजीशन में। तो ये सबसे बड़ा बॉडी को, मतलब बड़ी बॉडी एक तरीके से, मतलब बड़ी जगह पर सबसे ज़्यादा बरियल साइट बनाई गई है, इनाम गांव की बात है। ठीक है, तो व्हाट स्केलेटल स्टडीज़ टेल अस। तो स्केलेटन जो होते हैं, जो भी बॉडी को रखा जाता है, तो जो स्केलेटन होते हैं वो कैसे होते हैं। स्केलेटन का मतलब होता है जो कंकाल होता है, जो स्केलेटन होता है, बॉन्स होती हैं ह्यूमन की, तो वो जो होती हैं, अगर कोई चाइल्ड का होता है तो चाइल्ड का जो स्केलेटन होगा वो छोटे साइज़ का होगा, और कोई भी डिफरेंस नहीं होता गर्ल और बॉय के स्केलेटन में अगर किसी बच्चे का स्केलेटन है। हाँ, मैन और वुमेन के स्केलेटन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लाइक समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। जैसे स्केलेटन के साथ कुछ ज्वेलरीज रखी गई, कुछ गहने वगैरह रखे गए, तो हम मान सकते हैं वो वुमेन का है। लेकिन पहले तो मैन भी गहने वगैरह और ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं पहचान सकते। लेकिन जो बेटर तरीका है पहचानने का वो क्या है, जो पेल्विक एरिया होता है वुमेन और मैन का, उससे हम देखकर पहचान पाएंगे। यानी जो हिप वाला एरिया होता है, हिप्स वाला पोर्शन, उधर हम देख सकते हैं क्योंकि वुमेन का वो थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि बेबी बॉर्न करने के लिए थोड़ा वुमेन का उधर वाला साइड, हिप्स वाला साइड थोड़ा मोटा होता है। हाउएवर देयर इज़ प्रॉब्लम विद दिस ऑफ्टन मैन, ये तो हमने पढ़ लिया, यस। तो दीज डिस्क्रिप्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़। तो अभी भी हम अगर स्केलेटन इस समय में भी और पुराने समय में भी ऐसा होता था, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कौन सा मैन का है, कौन सा वुमेन का है। तो 2000 साल पहले देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम चरका। चरका नाम के एक बहुत ही फेमस आदमी थे 2000 साल पहले, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी मेडिसिन के बारे में, जिनका नाम था उस किताब का नाम था चरका संहिता। तो चरका नाम के पर्सन ने एक किताब लिखी, चरका संहिता। ठीक है, और उसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया कि ह्यूमन बॉडी में बेसिकली तो 360 बॉन्स होती हैं, लेकिन अभी की बुक्स में क्या बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में 200 बॉन्स होती हैं। तो क्या था कि जो चरका थे उन्होंने क्या क्या ह्यूमन बॉडी में जो बॉन्स के बारे में जब उन्होंने लिखा था कि 360 बॉन्स होती हैं, तो उन्होंने उसमें टीथ की, जॉइंट की और कार्टिलेज की, तीनों की बॉन्स जो थी वो इंक्लूड की थी। इसी वजह से उनकी 360 बॉन्स उन्होंने लिखी। बाकी जो अभी है वैसे अगर हम टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज की बॉन्ड ना गिने तो 200 बॉन्ड पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है,
उसके बाद है ऑक्यूपेशंस एंड इनाम गाँव। पहले के में ऑक्यूपेशन क्या करते थे पहले के लोग, यानी काम क्या करते थे। तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि पहले वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस सिस्टम, ये सारी जो प्लांट्स हैं इनकी उगाई एक तरीके से इनको उगाया जाता था। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल, आर्कोलॉजिस्ट को काफ़ी जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं और कभी कभी उनके कटे हुए मांस भी मिले हैं, जैसे खाना बनाने में यूज़ किया जाता होगा एनिमल्स का मीट जो होती है उसे बनाने में। और इसमें क्या क्या मिले हैं जानवरों में, बफेलो हो गया, गॉट हो गई, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, संबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटेलोप, हेयर, मॉन्ग्यूज, और इसके साथ साथ बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब फिश, काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं। फ्रूट्स मिले हैं बेर, आमला, जामुन के, डेट्स के, और काफ़ी वैरायटीज़ की बेरीज भी मिली हैं। तो इससे आर्कोलॉजिस्ट को पता चला है कि पहले के लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करा करते थे और ज़्यादातर कैटल वाले जानवरों को पाला करते थे, जिससे उनका खाने पीने का काम चल जाता था। फ्रूट्स वगैरह भी आसपास से वो लोग ढूंढा करते थे। उसके बाद है एल्सवेयर। एल्सवेयर यानी इसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में हमेशा ये दिया जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। फाइंड चाइना इन योर एटलस, यानी आपको मैप में चाइना मिलेगा। 3500 साल पहले चाइना में ना राइटिंग की गई थी, यानी 3400 साल पहले, 3500 साल पहले चाइना में राइटिंग की शुरुआत हुई थी। राइट करना शुरू किया था चाइना में। और किस पे राइट करते थे वो लोग, एनिमल की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उन पे उन्होंने राइट करना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था। और उन्होंने क्या किया था, दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और जिस तरीके से वो बॉन्ड्स पे लिखा करते थे तो उन्हें लगता था कि इससे फ्यूचर उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जानने वाले जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते थे, इनसे फ्यूचर जाना करते थे। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि लिए किंग है, किंग ने किसी स्क्राइब को बुलाया, किसी लिखने वाले को बुलाया और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखवा दिए हड्डियों पर, जैसे कि लिए कि क्या मैं लड़ाई में जीतूँगा, क्या मेरी जो फसलें हैं वो अच्छी उगेंगी, क्या मेरे बेटे होंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो बॉन है, हड्डी है, उस पर लिखवा दी। उसके बाद राजा जो है उसे जलवा देता था, आग में रख देता था। और जैसे ही वो जलवाता था तो उसमें हीट वगैरह लगती थी और हीट के थोड़े निशान पड़ जाते थे आग के। उसके बाद जो फॉर्च्यून टेलर्स हैं, यानी जो आगे का भविष्य बताने वाले हैं, उसके पास राजा जाता था उस हड्डी को लेके, जली हुई हड्डी को लेकर। उसके बाद उनसे बोलता था कि इनको पढ़ो। फिर फॉर्च्यून टेलर उनको पढ़ते थे, जो जले हुए आग के निशान होते थे उनको पढ़ते थे और बताते थे कि फ्यूचर क्या होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी कभी राजा जो थे वो लिखने में मिस्टेक कर देते होंगे। वैसे तो राजा काफ़ी बड़े बड़े शहरों में रहते थे, काफ़ी उनके पास ब्रॉन्ज वेसल्स थे, काफ़ी उनके पास ज्वेलरीज थी, लेकिन फिर भी उस समय में उन लोगों को आयरन का यूज़ नहीं पता था, चाइना के राजाओं को। जबकि जो 3500 साल पहले की बात हो रही है, 3500 साल पहले राजा जो चाइना के थे उन्हें आयरन के बारे में नहीं पता था, लेकिन इंडिया में उस आयरन के बारे में 3700 साल पहले ही पता चल गया था। ठीक है, तो चाइना को थोड़ा लेट पता चला, तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो चाइना के लोग कहाँ पर लिखा करते थे, एक हड्डी पर इस तरीके से लिखा करते थे। उसके बाद फॉर्च्यून टेलर से आगे के फ्यूचर के बारे में पता करते थे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको, आप बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा और समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।